दोस्तों ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है, लेकिन यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। जिसे दुनिया के पावरफुल और अमीर शहरों में गिना जाता है। नॉर्मली हम लोग जब भी घूमने की बात करते हैं तो दुबई सबसे पहले आता है, जो कि अबू धाबी के जस्ट साइड में बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार होटल, लेविश लाइफस्टाइल और शानदार लग्जरी रिजॉर्ट। यही नहीं, जहाँ की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी से चलती हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शहर कितना अमीर है। लेकिन दुबई हमेशा से तो ऐसा नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई आज इतना अमीर हो गया, जो आज से कुछ साल पहले उनमें शामिल था, जो सबसे गरीब शहर हुआ करते थे। अगर हम लोग चंद साल पीछे जाएं, तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जो बाकी के अरब देशों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि दुबई की शान शौकत और दुबई आज जहां पर भी खड़ा है, उन सब में बस एक ही आदमी का हाथ है, और ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये हैं यूएई के प्रेसिडेंट और गल्फ ऑफ कंट्री के सबसे पावरफुल इंसान। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इसे जानने के लिए हमें तपते हुए रेगिस्तान में चंद साल पीछे जाना होगा, जहां 1833 में कबीला बनियास के लोग दुबई वाली जगह पर रहना शुरू हो गए। तब यहाँ सिवाय रेगिस्तान के कुछ भी न था। वहीं इस कबीले में कुछ और भी छोटी छोटी ट्राइब्स थी, जिनमें से एक थी अल फलासी ट्राइब। ये वही ट्राइब है जिसे आज हम लोग अल मखतूम और अल नहयान के नाम से जानते हैं। काफी टाइम तक इसी रेगिस्तान में रहने के बाद ये लोग पानी की तलाश में यहाँ किनारे पर पहुँचते हैं, और पानी मिलने की वजह से ये लोग यहीं पर रहने लगे, जिसे आज हम लोग अबू धाबी के नाम से जानते हैं। ये लोग यहाँ पर रहने तो लगे, लेकिन यहाँ पर मोतियों और मछलियों को पकड़ने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं था। हालांकि इनमें मोतियों का काम सबसे अच्छा था, क्योंकि ये लोग मोतियों को समुद्र से ढूंढकर इंडिया और ईरान जैसी सक्सेसफुल मार्केट में भेजकर वहाँ से इतना पैसा तो कमा लेते कि जिंदगी आराम से चल रही थी। या यूँ कह लें कि इनके हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि इनके पास खाने के लिए भी कुछ ही ऑप्शन मौजूद थे, जैसे कि मछली और खजूर, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ उगता तो था नहीं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसी का सहारा लेते हुए कई साल बिता दिए। लेकिन मुश्किल ये थी कि यहाँ आबादी अब भी नहीं बढ़ रही थी। इवन 20th सेंचुरी में भी यहाँ की आबादी महज 6000 ही थी। खैर ये तो ठीक है, लेकिन इसी टाइम पर अबू धाबी को एक और बड़ा झटका लगता है, जब जापान बेस्ट क्वालिटी के आर्टिफिशियल पर्ल बनाना शुरू कर देता है, और अबू धाबी का पूरा बिजनेस एकदम खत्म हो जाता है। अब हालात और भी बद से बदतर हो चुके थे, और अब दिन आता है 1938 का। ये दिन उन सभी अरब कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट था, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, क्योंकि इस दिन सऊदी अरेबिया में ऑयल रिजर्व डिस्कवर कर लिया गया था। ये दिन गल्फ ऑफ कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता था कि उन देशों में भी ऑयल रिजर्व मौजूद हो, खास करके अबू धाबी के लिए। इसीलिए अबू धाबी के सुल्तान शक्बुत बिन सुल्तान अल नहयान ने वेस्टर्न कंपनियों को बुलाकर तेल को ढूंढने का काम शुरू करवा दिया। लेकिन इनकी बदकिस्मती से अगले ही साल यानी 1939 में ही वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लगभग हर जगह सभी काम रुक चुके थे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इन कंपनीज ने तेल खोजना बंद कर दिया। लेकिन इस वर्ल्ड वार से अच्छी बात ये हुई कि लगभग हर देशों में फैक्ट्री वगैरह लगना शुरू हो चुकी थी, जिससे तेल की डिमांड बढ़ने लगी। और फिर 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म होते ही अबू धाबी में तेल खोजने का काम और तेजी के साथ शुरू किया गया। फिर फाइनली 1958 में यहाँ तेल ढूंढ ही लिया गया। लेकिन फिर भी कुछ साल बीतने के बाद भी यहाँ के हालात में कुछ खास तब्दीली हुई नहीं थी। बस इतना कि कुछ अच्छी सड़कें और मार्केट्स बन चुकी थी। यह सब कुछ देखते हुए शक्बुत के भाई शेख जायद बिन सुल्तान ने 1966 में अपने ही भाई को रिप्लेस कर दिया और वहाँ के रूलर बन गए। उन्हें आज फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। शेख जायद को लगता था कि अबू धाबी में तेल ही ऐसी चीज है जो यहाँ के हालात बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि यहाँ इस टाइम ब्रिटिश एम्पायर का रूल था, जिसकी वजह से ये लोग उतनी तेजी के साथ तरक्की नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी अबू धाबी की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आता है, और ब्रिटिशर्स साल 1971 में इसे छोड़कर चले जाते हैं, और अब अबू धाबी बिल्कुल आजाद हो चुका था। फिर शेख जायद ने अबू धाबी के साथ 6 और स्टेट को मिलाकर एक देश बनाया, और खुद इस देश के प्रेसिडेंट बन गए, और इसका नाम रखा यूएई। फिर शुरू होता है यहाँ पर असली काम, और फिर यहाँ की हुकूमत ने खोजे गए तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इससे मिलने वाले पैसे
पैसों को यहाँ की डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, शानदार हाईवे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हो चुकी थी, जहाँ इस तेल की वजह से अबू धाबी तेजी के साथ डेवलपमेंट कर पा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ दुबई के पास कम तेल रिजर्व होने की वजह से कुछ खास तब्दीली नहीं हो पा रही थी। और तब दुबई के रूलर थे अल मखतूम बिन राशिद, जिन्हें अबू धाबी के प्रेसिडेंट ने सलाह दी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें और साथ ही टूरिज्म और सी पोर्ट्स पर भी काम करें। लेकिन राशिद के पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो अबू धाबी की तरह तेजी से डेवलपमेंट कर पाए। इसीलिए शेख जायद ने दुबई को भारी भरकम फंडिंग दी, क्योंकि अबू धाबी अब पहले के मुकाबले काफी अमीर हो चुका था। इधर फंडिंग पाते ही दुबई भी तरक्की की राह चल दिया और कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिससे यहाँ टूरिज्म तेजी से बढ़ पाए। लेकिन 1981 में दुबई को एक बड़ा झटका लगता है और अल मखतूम बिन राशिद की डेथ हो जाती है और फिर यहाँ के नए रूलर बनते हैं राशिद के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो कि अपने फादर की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनवाने में लगे हुए थे। लेकिन इस रेत में इन बिल्डिंग्स को खड़ा कर पाना काफी मुश्किल काम था, इसीलिए बाहर से कई बड़े इंजीनियर्स बुलाए गए और एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ दुबई तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि मोहम्मद बिन राशिद अच्छे से जानते थे कि इस तेल से हमेशा आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने डेवलपमेंट के साथ में हर जगह इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया और नतीजा आज दुबई सिर्फ 1% ही तेल से कमाता है, बाकी सब बिजनेस से। उधर अबू धाबी भी सेम इसी स्ट्रेटेजी के साथ में रियल एस्टेट, होटल, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, इवन बैंक में भी इन्वेस्ट कर रहा था, जिसके चलते यूएई ने अपने देश को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए इनसे मिलने वाले पैसों को डॉक्टर, मिलिट्री और यहाँ तक की एडवांस वेपन को वेस्टर्न कंट्रीज से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए इसे 2023 में दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री माना गया। यही वजह है कि यहाँ टूरिज्म भी काफी तेजी से बढ़ा। उधर दुबई भी तेल को पीछे हटाकर टूरिज्म पर पूरा फोकस कर रहा था। जब यहाँ पर टूरिज्म तेजी से बढ़ने लगा तो इसीलिए यहाँ पर साल 2006 में ICD की स्टार्टिंग की गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दुबई, जिसका काम था दुबई से आने वाले पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना, और इन्होंने इसे बखूबी किया भी। और इस टाइम ICD के चेयरमैन है शेख हम्माद बिन मोहम्मद बिन राशिद। यही नहीं, अबू धाबी और दुबई ने मिलकर इसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ आज बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स, ऑफिस और बड़े बिजनेस चल रहे हैं। और इन्हीं सब की वजह से आज UAE के पास लगभग हर वो चीज है जो एक देश पाना चाहता है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, यही नहीं यहाँ है दुनिया का सबसे लग्जरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब। इसी के साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बेहतरीन एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है, जिनसे आज दुबई खूब सारा पैसा कमा रहा है। ये डे बाय डे और भी अमीर बनता जा रहा है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका एक और पहलू है जिससे यहाँ के प्रेसिडेंट भी डरते हैं, वो है डेमोक्रेसी। इसीलिए UAE के प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी के काफी खिलाफ हैं और कभी भी वो अरब के किसी भी देश में इसे नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर डेमोक्रेसी को लाया गया तो कई तरह की यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी जन्म लेंगी, जिससे वो इलेक्शन जीतने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाएंगे और यहाँ की प्रोग्रेस बिल्कुल रुक जाएगी और देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से शेख मोहम्मद बिन जायद मिलिट्री के दम पर पूरे देश को कंट्रोल करते हैं और यही वजह है कि आज UAE लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। और ये सब क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, और वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और इन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी एक गरीब देश से अमीर देश बनने की। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या दुबई और भी अमीर बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।